हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज मैं आपको सीजीएल की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो सितंबर और अगस्त के समथिंग होगा। सितंबर अक्टूबर अगस्त, ये 3 मंथ्स हैं। क्योंकि अभी जैसे सीपीओ की डेट क्लियर है, ऐसे अभी सीजीएल की डेट क्लियर नहीं है। तो आई होप हम अगस्त तक मान के चलते हैं, ठीक है, कि मिड अगस्त तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अगर मिड अगस्त तक हम मान के चलते हैं तो अभी मार्च चल रहा है। मार्च के देखो 10 डेज़ ही बचे हुए हैं। ठीक है, 10 डेज़ के समथिंग ही मान लो कि हाँ 10 डेज़ ही बचे हुए हैं। बाकी जितने भी अबोव डेज़ है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो 10 डेज़ के समथिंग हम मान के चलते हैं। पर थोड़ा लाइट कलर है, पता नहीं कैसे 3 कलर्स चूज़ कर लिया, तब जाके अब रेड थोड़ा हाईलाइट सा लग रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अब अगर हम अगस्त मान के चलते हैं कि हमारा मिड अगस्त में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अभी मार्च के 10 डेज़ बचे हुए हैं, इतने ज़्यादा दिन नहीं है, 10 डेज़ ही मान लो। तो इसके हिसाब से अगर हम सोच के चलते हैं तो हमारे पास अप्रोक्स 6 मंथ बचते हैं। ठीक है, तो ये जो अप्रोक्स हमारे पास 6 मंथ बचेगी, हमें इसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रही है कि हमारे पास 6 मंथ हैं। ठीक है, तो देखो 6 मंथ है और सीजीएल एक छोटी सी जॉब नहीं है। सीजीएल के लिए बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है। क्योंकि देखो जब हम सपने बड़े देखते हैं ना, तो हमारे पास हिम्मत भी इतनी होनी चाहिए कि हम उनको अचीव कर पाएँ। जब हम छोटे सपने देखेंगे तो हम सिर्फ वहीं तक ही रह जाते हैं कि यार हमने ये अचीव कर लिया, ठीक है छोड़ो, अब क्या ही करना, अब थोड़ा फैमिली देखते हैं, थोड़ा घूमना फिरना देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, बट देखो अगर आप सोचते हो ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, सपने अगर बड़े हो गए ना, तो हमारा अचीवमेंट भी उतना ही बड़ा होगा। और लाइफ ना एक एडवेंचर की तरह होती है, जिसमें ना हमें मतलब ऐसा होना चाहिए कि हमें चलो कोई नहीं, ये नहीं मिला तो कोई नहीं, इससे नेक्स्ट वाला करते हैं। बट कभी एक जगह स्टे नहीं करना चाहिए कि हमें ये मिल गया और अब हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे यही लगता है कि अपने सपनों को ना इतना बड़ा रखो कि अगर हम कहीं पे हार भी जाए ना, तो हमें कभी ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ हम कुछ और नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास ना हमेशा अपने पास 3 ऑप्शन रखो, ए बी और सी। ए में अपना फर्स्ट ड्रीम रखो कि हमें ये करना है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग मेरा फर्स्ट ड्रीम है कि मुझे आईएएस बनना है। ठीक है, तो अब जैसे मुझे आईएएस बनना है, तो अगर मेरा कोई जैसे कोई एग्ज़ाम होता है या फिर मेरा प्रीलिम्स वगैरह होता है, तो वो नहीं होता, तो मैं ये नहीं सोचती कि हाँ मेरा नहीं हुआ, ठीक है मैं कुछ और कर लूँ, या फिर अभी मैं बैंक में जॉब कर रही हूँ तो मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ कोई नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या पता मेरे नसीब में नहीं हो, इस बार नेक्स्ट ईयर हो। क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं अभी अपना बैकअप कर लेती हूँ, बैंक का जो सैलरी वगैरह होती है उसको अच्छे से कर लेती हूँ, तो क्या पता मुझे 1 साल और अपनी सेविंग के लिए टाइम मिल गया हो। ठीक है, तो सभी को यही सोचना है कि अगर सीजीएल नहीं हुआ तो कोई नहीं, एएसओ नहीं मिला, एमईए नहीं मिला, कोई नहीं है, कोई और पोस्ट तो मिलेगी ना, नेक्स्ट तो हमारे पास रहेगा ना, हमारे पास बैकअप तो रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हम सीजीएल की प्रिपरेशन करें ही नहीं और सोच ले कि यार हमसे सीजीएल नहीं होगा। क्योंकि देखो लेज़ी इंसान वो होता है जो करता ही नहीं है, जो पहले से सोच ले कि हाँ मुझसे नहीं हुआ, वो लेज़ी होता है। वो नहीं होता जो उसके लिए बार बार प्रिपरेशन कर रहा है, वो लेज़ी नहीं होता। लेज़ी वो होता है जो उससे पहले ही डर के बैठ जाए कि यार मुझसे नहीं होगा। तो देखो ऐसा नहीं है कि किसी से भी नहीं होगा। सीजीएल इतना टफ एग्ज़ाम भी नहीं है और इतना इजी एग्ज़ाम भी नहीं है। बट अगर तुम में कंसिस्टेंसी है, तुम पढ़ सकते हो, तुम सीजीएल ईजिली 1 ईयर में क्लियर कर सकते हो। बट डिपेंड करता है तुम पे कि अगर तुम नहीं कर पाए तो ऑप्शन और भी रखने चाहिए। ऐसा नहीं कि सीजीएल में एमई ही लेना ज़रूरी है। अगर एमईए से अलग पोस्ट मिल रही है तो यू कैन अप्लाई। तो देखो डिपेंड ये आप लोगों पे करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कैसे अपने ड्रीम को एडजस्ट करते हो। क्योंकि देखो सबका अपना अकॉर्डिंग ड्रीम होता है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को सीजीएल करना है तो सीजीएल करो, किसी और एग्ज़ाम पे फोकस मत करो। क्योंकि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, सब सीजीएल के थ्रू क्लियर हो जाएगी आपकी। प्रिपरेशन एक ही करो, सबकी प्रिपरेशन मत करो कि आज मुझे आरपीएफ का पढ़ना है और कल मैं यूपी पुलिस का पढ़ लूँगा और उसके बाद मैं कोई और एग्ज़ाम आएगा तो फिर किसी और का कर लूँगा। ठीक है,
तो ऐसा नहीं करना है, एक एग्ज़ाम पे फोकस करो, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपका फॉर्म फिल करो, ऐसा नहीं कि फॉर्म भी फिल नहीं करना, फॉर्म फिल करो बट प्रिपरेशन एक की ही करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें सेम सिलेबस है, ठीक है मैं फिल कर देता हूँ, एग्ज़ाम देने जाऊँगा, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई नहीं, मेरे पास CCL है। बट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन डिफरेंट सिलेबस से नहीं करनी चाहिए। सिलेबस सेम रखो, एग्ज़ाम के लिए आप ऑप्शन रख सकते हो बट सिलेबस सेम होना चाहिए। जैसे RPF में इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप उसको कर सकते हो क्योंकि आपका मैथ्स ओबियसली अच्छा होगा, ठीक है, GS भी अच्छी होगी और रीजनिंग तो आप पढ़ ही रहे हो तो वो भी अच्छी होगी। तो RPF इट इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें आपको ना सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होगा। जैसे हिंदी हो गई, यूपी पुलिस में हिंदी आती है तो वहाँ पे आपको इंग्लिश को छोड़ के हिंदी पढ़नी होगी, और ऐसा तो नहीं है कि हिंदी आपको 4 दिन में आ जाएगी। हिंदी के लिए भी आपको 1 मंथ देना होगा। 1 मंथ देना का मतलब समझते हो 30 डेज़, यानी कि 30 डेज़ में अगर आप 2 आवर्स भी हिंदी पढ़ते हो तो 60 आवर्स हो गए आपके जो आप हिंदी को दोगे, ठीक है। तो ये 60 आवर्स अगर आप CGL की प्रिपरेशन पे लगाओगे तो आपको कितना बेनिफिट्स होगा। तो ये आप लोगों की थिंकिंग है, आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर आपका सारी चीज़ें अच्छी है तो आप यूपी पुलिस दे सकते हो, बट अगर नहीं है तो मत दो, ज़रूरी नहीं है। अगर आप CGL के लिए कंसिस्टेंसी रख रहे हो, कंसिस्टेंट हो, तो आपका CGL भी हो जाएगा। तो इसलिए चलो देखते हैं CGL में आता क्या क्या। फर्स्टली देखो 2 एग्ज़ाम होते हैं, टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड। टायर फर्स्ट में क्या होता है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके गो थ्रू मतलब एक सिलेबस आपका गो थ्रू हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे सिलेबस आता है, देन मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, जैसे भी आप सोच रहे हो तो आपको एक सिलेबस का आइडिया हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपना ड्रीम्स बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कांस्टेबल हूँ या फिर मैं ग्रुप D में हूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा, सब कुछ हो जाता है बट मैनेज करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स में देखो, मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के होते हैं। GS में भी 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि CPO के सेम होगा, बट CPO के सेम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगी ना वो थोड़ी कैलकुलेशन बेस होगी, थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, जिससे आपको लैंग्वेज समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगा। जैसे CPO में क्या होता है, CPO में मेंसुरेशन आती है फॉर्मूले बेस, यहाँ पे नहीं आती। यहाँ पे थोड़ा अंदर से मतलब थोड़ा डीपली पूछते हैं, ठीक है। टिक्नोमेट्री होगी उसमें भी थोड़ा डीपली पूछेगी। DI हो गया थोड़ा डीपली पूछते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को लेंथी बना देते हैं, थोड़ा डेटा बड़ा बड़ा दे देते हैं। जैसे यहाँ पे 2-3 नंबर्स का दे दें, यहाँ पे 4-5 नंबर्स का दे देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ना थोड़ा एग्ज़ाम जो होता है ना वो कैलकुलेशन बेस हो जाता है मैथ में। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हार्ड होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। आप एक मॉक टेस्ट लगा के देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं कर पाऊँगा ये कर पाऊँगी तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से ही बिना मॉक दिए ये सोच लो कि नहीं मुझसे नहीं होगा। तो ये आप लोगों की थिंकिंग है, आप इसको बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि नहीं कर पाओगे। सिर्फ यही सोचना है कि मैं कर लूँगा, और CGL कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि CGL ही सब कुछ है, CGL नहीं है। CGL से बड़ी बड़ी पोस्ट भी है जो IAS के थ्रू आप लोगों को मिलती है, ठीक है, UPSC के थ्रू। तो इसमें आपको DSP वगैरह मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सोच रहे हो कि CGL के थ्रू नहीं जाना, मुझे UPSC के थ्रू जाना है, तो आप वहाँ पे भी मूव ऑन कर सकते हो, बट ड्रीम्स एक रखो। ऐसा नहीं कि आपको RPF में भी जाना है, आपको यूपी पुलिस में भी जाना है, आपको UPSI भी बनना है और आपको CGL भी देना और CPO भी देना है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा। और जब आपके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं ना, तो जब आप इन्हें चॉइस करते हो ना तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि अभी चलो मेरा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आ रहा है, मैं 1 मंथ हिंदी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। फिर आप सोचते हो कि मेरा UPSI का आ रहा है, मैं हिंदी भी पढ़ लेता हूँ, करंट भी पढ़ लेता हूँ। मेरा रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा है तो मैं थोड़ा सा साइंस पे ज़्यादा ध्यान दे लेता हूँ। तो यहाँ पे जो आपकी कंसिस्टेंसी होती है ना CGL के रिगार्डिंग, वो आप थोड़ा उसको छोड़ देते हो। और जब यहाँ पे आप थोड़ा उसको छोड़ देते हो ना, तो यहीं पे आके वो आपका वीक पॉइंट बन जाता है, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। क्योंकि आप कभी भी जाओगे ना दिल्ली में मुखर्जी नगर, जब आप जाते हो तो बच्चे वहाँ पे IAS की प्रिपरेशन करने आते हैं, बट उसके बाद जब वे IAS का प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे उनको टीचर सजेस्ट करते हैं कि अगर आप अपना B ऑप्शन भी रख रहे हो ना, और उस पर भी 50% भी आप मेहनत कर रहे हो, तो आपके B ऑप्शन में भी जाने की चांसेस हैं। बट अगर आप ऑप्शन ही 4-5 रख रहे हो और वहाँ पे 50% करके मेहनत कर रहे हो,
तो वहाँ पे ना आपका ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, क्योंकि वहाँ पे ना आप मिडल में ही रहोगे हमेशा। और बहुत सारे बच्चों के पास ऐसा होता है, उनके पास ऑप्शन इतने सारे होते हैं ना कि वो कंफ्यूज हुए रहते हैं। वो इस मंथ किसी और का एग्ज़ाम देते हैं, दूसरे मंथ किसी और का एग्ज़ाम देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ड्रीम सिर्फ एक रखो, अगर उसी के सिलेबस पे आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, कोई वैकेंसी आ रही है तो आप उसको फिल करो, एग्ज़ाम देने जाओ, बट न्यू सिलेबस नहीं पढ़ना है जो CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो RPF वगैरह की कर रहे हो उनको कर सकते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस इतना बड़ा नहीं होता और उन्हें ना मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम होता है उनके पास, 6 मंथ 3 मंथ्स। तो CGL के लिए तो कुछ टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जो 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स ये पढ़ते ये कर सकते हैं, क्योंकि इनका सिलेबस इतने मंथ्स में कवर हो जाता है। बट CGL का सिलेबस ये नहीं कि आप 4 मंथ में या 5 मंथ में करोगे, आप 6 मंथ से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपको 1 ईयर भी लग जाता है CGL का सिलेबस ही कंप्लीट करने में, ठीक है। तो चलो देखते हैं मैथ्स में क्या करना है। मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं, GS में भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में भी 25 आते हैं और इंग्लिश में भी 25 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है, इसलिए 50-50 मार्क्स का आपके नंबर्स के हो जाते हैं। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। टायर फर्स्ट है जो एग्ज़ाम मतलब एक ये होता है कि सिर्फ ये क्वालिफाई एग्ज़ाम है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके टायर फर्स्ट में भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपके टायर सेकंड में भी आएंगे, ठीक है। जितनी मेहनत से आप टायर फर्स्ट दो उससे कहीं ज़्यादा मेहनत से आपको सेकंड भी देना है, क्योंकि इसी पे बेस होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर यहाँ पे भी आप 138+ मार्क्स लेकर आते हो तो ओबियसली आपका सेकंड भी अच्छे से जाएगा, ठीक है। तो जितनी टायर सेकंड के लिए मेहनत करनी है उससे ज़्यादा टायर फर्स्ट के लिए करनी है, ठीक है। सिर्फ अपने माइंड में ये रखना, कभी ये मत रखना कि टायर फर्स्ट सिर्फ क्वालिफाई है और इसको बस हमें क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई नहीं करना है, अच्छे नंबर्स लेके आने हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है, देखो टायर सेकंड में क्या होता है। टायर सेकंड में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। सेक्शन फर्स्ट में आपका क्या होता है, मैथ्स आता है और रीजनिंग आती है, ठीक है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन होते हैं और ये 3 नंबर्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 90 मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही आपके रीजनिंग के होते हैं 3 नंबर्स के, यानी कि 90 मार्क्स, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में आपके 45 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे भी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 3-3 मार्क्स के ये हो गए। अब आते हैं टायर सेकंड में। टायर सेकंड में आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन और ये क्वालिफाई होते हैं और इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 15 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो तो वेल एंड गुड होता है। बट जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, कंप्यूटर के क्वेश्चन इतने हार्ड आए थे कि काफ़ी सारे बच्चे इसमें फेल हो गए थे। तो इसमें पता है, इसमें मेन चीज़ यही है कि अगर आपका कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप क्वालिफाई कर पा रहे हो तो आप क्वालिफाई हो, अगर नहीं कर पाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी टायर सेकंड में थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये 3 मार्क्स बाय मिस्टेक लिख गया, ठीक है, इसे इतना एनालाइज मत करो। इसके बाद होती है आपकी टाइपिंग, ठीक है। टाइपिंग में क्या होता है, आपको ना जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन आप रीड करते हो, इस तरह से एक पैसेज देते हैं, वो आपको सिर्फ टाइप करना होता है और इतनी ज़्यादा हाई स्पीड भी नहीं मांगते, नॉर्मली मांगते हैं। अगर आप नॉर्मली 20 से 25 दिन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका टायर सेकंड हो गया और ये टायर फर्स्ट हो गया। अब टायर फर्स्ट और टायर सेकंड कुछ स्टेटिक्स जैसे स्टेटिक्स से करते हो तो उनके लिए थोड़ा सिलेबस अलग होता है, उनका एक और एग्ज़ाम होता है, तो वो मैंने इसमें कवर नहीं किया है क्योंकि उससे काफ़ी कम बच्चे देते हैं। बाकी अगर आप लोगों को लगता है आपको स्टेटिक्स वगैरह से हो तो आप नोटिफिकेशन में जाके उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो ये हमारी CGL का प्रिपरेशन का मंथ्स है। मान लो ये 7 मंथ्स है, 7 या 6 मंथ्स मान लो, 6 मंथ मानते हैं। ठीक है, मान लो ये 6 मंथ है। अब कुछ बच्चे जो होते हैं ना, जैसे अभी CPO की प्रिपरेशन कर रहे होगे या फिर यूपी पुलिस की कर रहे हो, जैसे अभी यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होगा तो वो जून में होगा, ठीक है। तो उसे छोड़ते हैं, अभी CGL पे फोकस करते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो इस टाइम में यहाँ पे 6 मंथ तक प्रिपरेशन करते करते ना बोरिंग से हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं होगा, हम छोड़ देते हैं,
हम किसी और को अपना टारगेट कर लेते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे मार्क्स में नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, हमारी कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है, हमारे नंबर्स इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, अटक गए हैं बीच में। यहाँ पे एक टाइम आता है जहाँ पे आपके नंबर ना स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। और ये टाइम ना सिर्फ 100 से ऊपर या 100 से नीचे आने पे होते हैं। यहाँ से नंबर इंक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, पर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। सिर्फ हमें अपनी कैलकुलेशन और अपने रिवीजन पे ध्यान देना होता है, ठीक है। तो वो सब भी मैं आपको टारगेट में कवर करा दूँगी, ऐसा नहीं है कि कवर नहीं होगा, तो सब चीज़ें टारगेट में कवर होगी। बट जो बच्चे यहाँ तक प्रिपरेशन करते हैं ना, उनका डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो उनकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, बार बार वे डिमोटिवेट नहीं होते। देखो, हर इंसान डिमोटिवेट होता है, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान डिमोटिवेट नहीं होता, बट उस डिमोटिवेट को अपने मोटिवेट बना के रखना, यही एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको उसे कैसे फेस करना है, ठीक है। तो आपको सीजियर की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो बीच में डिमोटिवेट होना नहीं है और कंसिस्टेंसी के थ्रू करना है, तभी आपका होगा। अब कुछ बच्चे जो होते हैं उनका इतना सिलेबस कंप्लीट हुआ होता है, ठीक है। अब वो सोचते हैं कि हमें इतना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो देखो, जिनका इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उन्हें सिर्फ इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो डेफिनेटली कर लेगी, क्योंकि 6 मंथ है हमारे पास, और 6 मंथ इतना कम टाइम भी नहीं है और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब 75% बच्चे क्या सोचते हैं कि हमने इतना सारा पढ़ लिया और हमारा रिवीजन नहीं हुआ है और हम सिर्फ पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला काम नहीं करना है आपको। आपको पढ़ना भी है और रिवीजन भी करना है, क्योंकि जब हमारा जो हमने इतना पढ़ा है ना, अगर हमारा इतना भी 100% श्योर है, हम यहाँ से अगर क्वेश्चन आए और हम अटैम्प्ट कर दे तो वो भी इनफ होता है। बाकी ये अगर हमने नहीं पढ़ा 25% तो कोई इशू नहीं है, बट अगर हमने 25% ही पढ़ा है और हम सोच रहे हैं कि हमारे 75% के मार्क्स आ जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। कोई वो नहीं है कि जादू टोना कि ऐसे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। पढ़ना पड़ता है, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं करना कैसे है। तो देखो, पहले मैं आप लोगों को सोर्स बता देती हूँ कि आप लोगों को फॉलो क्या क्या करना है, ठीक है। बुक्स में तो देखो, आपके पास राकेश सर के नोट्स हो गए, राकेश यादव सर के, ठीक है। बहुत से बच्चों के पास हो गए, ऐसा नहीं है किसी के पास नहीं होगे। या फिर आप लोगों के पास गगन सर के नोट्स हो गए, ठीक है। या फिर आपके पास किसी भी मतलब आपने खुद के बनाए हुए नोट्स हो गए, ठीक है। जो आपने ऐसे ही कि ये वाला टॉपिक्स मैंने राकेश यादव सर से पढ़ा है, ये मैंने रैम्बो सर से पढ़ा है, ये मैंने आभान सर से पढ़ा है, या फिर ये आपने आदित्य रंजन से पढ़ा हुआ है, तो ये आपके खुद के नोट्स हो गए, ठीक है। तो जो भी आपके पास अर्थमेटिक्स में आपके पास या तो राकेश यादव सर के नोट्स होने चाहिए, या फिर गगन प्रताप सर के नोट्स होने चाहिए, या फिर आपके पास किसी के भी खुद से बनाए हुए नोट्स हैं। बस मेन चीज़ है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो वो जैसे अब क्लास लेगा, ठीक है, उसे उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन नोट करोगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन नोट नहीं करना है, सिर्फ वही चीज़ें नोट करनी है जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इस चीज़ के नोट्स बनाने हैं। जैसे टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फर्स्टली तो आपको टाइप वाइज क्वेश्चन सीखने हैं और टाइप वाइज ही आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो जब आप टाइप वाइज नोट्स बनाओगे तो आपने एक टाइप का 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 4, बस ये नहीं कि जितने टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं टीचर्स आपको उतने ही टाइप के क्वेश्चन नोट करने हैं, उतने टाइप के क्वेश्चन नोट नहीं करने। 1 या 2 टाइप का मतलब जैसे एक टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन कर सकते हो नोट, ठीक है। बाकी सबको आपको खुद से सोल्व करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा फिर उसको नोट करना है, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है एडवांस के लिए क्या करना है आपको। एडवांस में देखो, या तो आपके पास PDF वगैरह हो किसी की, ठीक है,
क्योंकि इसमें फॉर्मूला बेस होते हैं, तो आपके पास पीडीएफ वगैरह होनी ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको अपलोड करा दूँगी, तो वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको किसकी पीडीएफ सही लग रही है। ठीक है, तो आपको एडवांस मैथ पढ़ने के लिए मैं आपको टीचर्स बता देती हूँ। अगर आप इन टीचर से पढ़ना चाहते हो तो इन टीचर से पढ़ सकते हो। जैसे गगन प्रताप सर हो गए, रैम्बो सर हो गए, आभास सर हो गए, ठीक है, पवन राव सर हो गए, और आदित्य सर हो गए, आदित्य रंजन, ठीक है, अभिनय सर हो गए। ये फिर आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हो गए जो रिपीटर्स हैं। ठीक है, तो आप इन टीचर से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो यूट्यूब पे किससे पढ़ना होता है, तो यूट्यूब पे देखो मोस्टली सभी के कोर्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं। आप अगर देखोगे किसी की भी प्लेलिस्ट में जाओगे तो उन्होंने बहुत सारा सिलेबस कवर कराया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है आपको किसी का पेड ही बेच लेना है। अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हो तो आप फ्री भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और मैं हमेशा अपने टारगेट में ना फ्री कोर्स बताती हूँ, कभी भी आपको पेड कोर्स का लिए सजेस्ट नहीं करती। ठीक है, तो यूट्यूब से आपको सभी की वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। अगर किसी को नहीं मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, प्रैक्टिस के लिए बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए ना आपके पास 2 बुक होनी चाहिए, या तो आपके पास किरण की बुक हो या फिर आपके पास पिनाकल की बुक हो, या फिर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट हो। ठीक है, अगर किसी के पास राकेश यादव सर के नोट्स हैं तो उसमें देखो जो अपडेटेड बुक है उसमें 7300 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी अभी 2023 के भी अपडेट हो गए तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास बुक होना ज़रूरी है, या तो आपके पास किरण की बुक हो या फिर आपके पास पिनाकल की बुक हो या फिर कोई भी प्रैक्टिस सेट हो या फिर आपके पास राकेश यादव सर के नोट्स हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक बुक ज़रूर होनी चाहिए मैथ्स की। रीजनिंग की ना हो तो भी चलेगा, हम सेक्शनल मॉक से इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि रीजनिंग की हमें बुक की नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट अगर किसी की रीजनिंग वीक है तो उसे बुक लेनी है, बट अगर किसी की रीजनिंग वीक नहीं है तो उसे बुक नहीं लेनी है। ठीक है, अगर किसी के रीजनिंग में 20 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो उसे बुक लेने की नीड है, बट अगर किसी के 20 अबोव मार्क्स आ रहे हैं तो उसे बुक लेने की कोई नीड नहीं है। उसे सिर्फ अपने चैप्टर्स पे फोकस करना है कि मेरे किस किस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, मुझे सिर्फ यूट्यूब से उन टाइप के क्वेश्चन रीड करने हैं। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हमारे रीजनिंग के चैप्टर्स पे। रीजनिंग के चैप्टर्स में मिरर इमेज सीरीज, तो ये हमारे इजी चैप्टर हैं। ठीक है, और ये हमारे जितने भी ग्रीन से ये हमारे मॉडरेट चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हमें अपने मॉडरेट चैप्टर जो है इन पे पकड़ बनानी है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इजी तो हो जाएगी, इनमें इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला कोई सीन नहीं है, ईजिली तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम चार दिन में इन सभी चैप्टर्स को कवर कर लेंगे, बट इसे कवर करने में हमें 1 मंथ से भी ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे हमें 1 मंथ लग रहा है तो पहले हमें वो कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद हमें सेकंड पे जाना है। तो ये जितने भी चैप्टर्स है इसे अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो। सिर्फ रीजनिंग में हमें ये सिलेबस पढ़ना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है और इससे एक्स्ट्रा भी हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या होते हैं वो बैंक के एग्ज़ाम उठा लेते हैं, तो उसमें रीजनिंग जो आती है ना वो थोड़ी पजल टाइप में आती है और थोड़ी डिफरेंट भी होती है सीजीएल के अकॉर्डिंग। वहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं और थोड़े मॉडरेट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हमें बैंक वाली रीजनिंग नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ एसएससी के अकॉर्डिंग रीजनिंग पढ़नी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें कवर कैसे करनी है। मैंने आपको रीजनिंग का एक बेसिक थ्रू दे दिया। ठीक है, और मैथ्स में देखो, मैथ्स में आपके ये चैप्टर्स आते हैं। मैथ्स का मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, मैथ्स में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मैथ्स में आपके अर्थमेटिक के कौन कौन से चैप्टर आते हैं,
और एडवांस। ठीक है, तो ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर एंड अलॉयज हो गया। ठीक है, और एक मिनट, ठीक है, ये आपका पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बोट, परसेंटेज, CI, SI, एवरेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गए हमारे अर्थमेटिक्स के चैप्टर। ठीक है, अगर हम बेसिक आइडिया लें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मिक्सचर एंड अलॉय से एक क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आता है, पाइप एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आता है, बोट, स्ट्रीम से एक क्वेश्चन आता है, परसेंटेज और डिस्काउंट से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, CI, SI से भी एक क्वेश्चन आता है, एवरेज से भी एक क्वेश्चन आता है, पार्टनरशिप से भी एक क्वेश्चन आता है। मोस्टली यहाँ पे कहने का मीन्स ये है कि अर्थमेटिक में हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड आ जाते हैं एडवांस में। एडवांस में क्या है, देखो सिंप्लीफिकेशन है, ज्योमेट्री है, टिक्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, DI, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, मेंस जो एग्ज़ाम होता है सेकंड, यानी कि सेकंड टायर में, वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्री में इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा आपको, मेंस में थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में एक क्वेश्चन आ जाता है, ज्योमेट्री के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, टिक्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का 1 क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम से 1 आता है, HCF, LCM से 1 क्वेश्चन आता है, DI से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक आइडिया अगर हम ले, मतलब एवरेज बच्चे की हमने प्रॉफिट एंड लॉस को 3 डेज़ में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मिक्सचर एंड अलॉयज को 2 डेज़ में, ऐसे ही हमने ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। तो ये चैप्टर्स जो है हमारे मान लो 40+ डेज़ में आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और ये एडवांस जो है, एडवांस हमने मान लिया कि आप लोगों का इतने डेज़ लगा के ये हो गया बेसिक आइडिया आप लोगों का 45+। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो मान लो 40 और 45 डेज़, तो 85 डेज़ हो गए। ठीक है, तो अगर हम एवरेज स्टूडेंट है, हमें लगता है कि हमारा बेसिक मैथ थोड़ा अच्छा है, तो भी हमें 85 डेज़ लगते हैं, क्योंकि CGL का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, हमें हर चैप्टर्स कंप्लीट करना है। CP या फिर कांस्टेबल की तरह नहीं है कि हमें सिर्फ अर्थमेटिक करना है, एडवांस से कुछ नहीं करना है। या फिर CPO में एडवांस से थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब थोड़े बहुत नहीं आते, वहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, बट DI से 8 से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है। और ज्योमेट्री, टिक्नोमेट्री से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा इजी होता है, बट यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमें सब चीज़ें कवर करके चलनी है, बेसिक से एडवांस पे जाना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके मैथ्स के चैप्टर्स। आपको पढ़ना कैसे है, कितने डेज़ में पढ़ना है, एक मैंने वर्बली आपको आइडिया दे दिया है। बाकी आप टारगेट फॉलो करोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपको कितने डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। देखो, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो आपका 90 डेज़ में मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो बिगनर्स हो या फिर एवरेज स्टूडेंट हो। बट अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मैथ्स नहीं पढ़ते हो तो आपका 80 क्या, आपका 6 मंथ में भी मैथ्स कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक आइडिया होगा, और बुक्स वगैरह मैंने आपको बता दी है कि करना क्या है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, देखो अगर आप कंसिस्टेंस नहीं हो तो आपको यही आपका वीक पॉइंट होता है। ठीक है, मान लो हमने 75 डेज़ हमने पढ़ा, ठीक है, बुक्स से क्वेश्चन किए, सारी चीज़ें की हमने, बुक्स से नोट्स बनाए, नोट्स रिवाइज किए, सब चीज़ें की। ठीक है, तो भी हम कितना कर पाएंगे। मान लो आपने बुक से डेली 75 डेज़ में 2500+ क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो कम से कम हमारे यहाँ पे हम 100 अबोव मार्क्स तक तो पहुँच पाएंगे ना, बट कंसिस्टेंसी चाहिए। आप 30 डेज़ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ के देखो, तब आपको इस चीज़ का बेनिफिट का पता चलेगा कि कितना बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जो सीरीज़ है ये कितने डेज़ की होगी, ये जो टारगेट सीरीज़ होगी ये 6 मंथ की होगी। ठीक है, 180 डेज़ की। तो 180 डेज़ में हम इसे 90 डेज़ और 90 डेज़ में कवर करेंगे।
ठीक है, 90 डेज़ में भी नहीं, चलो मैं मान लेती हूँ, मैं इसको 100 डेज़ में कवर करती हूँ। ठीक है, तो 100 डेज़ में देखो क्या होगा, ये आपके 100 डेज़ है, क्योंकि ये बाकी के 80 डेज़ हम रिवीजन के लिए रख देते हैं। ठीक है, 80 डेज़ में हमें रिवीजन करना है, तो हमें 100 डेज़ में अपना सिलेबस सारा कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, जो हमारा सिर्फ 80 डेज़ में जो हमसे फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ या फिर हमारा रिवीजन में थोड़ा वीक पॉइंट था, वो सारी चीज़ें कवर करनी है। तो 80 डेज़ में देखो होगा क्या, 75 डेज़ मान लेते हैं हम कि हमें 75 डेज़ में बुक से भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और सिलेबस भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, नोट्स वगैरह सब चीज़ें बनानी है। ठीक है, ये इस 100 डेज़ में से, इसमें से 20 डेज़ हो गए हमारे रिवीजन के। ठीक है, और क्योंकि 20 डेज़ 20 वीक्स तो आएंगे जिसमें हमारा रिवीजन हो जाएगा, और इसमें से मान लेते हैं 10 डेज़ हो गए हमारे मॉक की, जिसमें हम मॉक देंगे। ठीक है, तो ये डेज़ भी हमारे लिए कम पड़ जाएंगे, इसलिए हमें 180 डेज़ का फुल टारगेट बनाना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 100 अबाउट डेज़ बैठते हैं। ठीक है, अगर हम 10 वीक में ही सिर्फ मॉक लगाते हैं, अगर इससे ज़्यादा लगाते हैं तो हमारे पास ये टाइम भी थोड़ा कम हो जाएगा, 75 डेज़ में से भी टाइम कम हो जाएगा, जो हमें सिर्फ नोट्स बनाने हैं, प्रिपरेशन करनी है और सिर्फ पढ़ना है, जिसमें उसमें भी हमारे डेज़ कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने हैं, जैसे न्यू क्वेश्चन आते हैं, एसएससी का वेंडर चेंज हुआ है तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन रीड करने होंगे बाहर से। ठीक है, इसमें हमें रिवीजन भी करना होता है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए आपको, मॉक भी देना है, उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो ये जो टाइम है ये कहाँ से आएगा, ये सब हमें एडजस्ट करना है 180 डेज़ में। ठीक है, अगर हम इसमें ब्रेक ले लेंगे तो वो उसके लिए तो टाइम बचेगा ही नहीं, फिर तो हमारा सिलेबस वगैरह करने में ही सारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बेनिफिट होता है हमारी टारगेट सीरीज़ का। ठीक है, कि हम इसे डे वाइज शेड्यूल बनाते हैं और इस शेड्यूल के थ्रू हम अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे टारगेट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन होती है, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब कोई बच्चे ये सोचिएगा कि टारगेट स्टार्ट कब से होगा, मैं 10 डेज़ या 15 डेज़ बाद ज्वाइन कर सकता हूँ। तो देखो, पर मंडे मैं आप लोगों को एक नया टारगेट देती हूँ, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ज्वाइन करना है। तो देखो, पर मंडे न्यू टारगेट से स्टार्ट होगी। तो ये काफ़ी सारे बच्चों का डाउट्स होता है कि हमारा इतने दिन का लेफ्ट हो गया है। तो अभी देखो, ये टारगेट सीरीज जो स्टार्ट होगी ये 20 मार्च से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 20 मार्च से जिसको सीजीएल का टारगेट सीरीज ज्वाइन करनी है वो कर सकता है। ठीक है, सीजीएल का जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक ये रहेगा, फ्री ऑफ कोर्स है, कोई चार्जेस नहीं है। जो बीच में ज्वाइन करता है उनके लिए भी मैंने अभी डाउट्स क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो वो इसको अच्छे से देखें, क्या अभी भी टारगेट सीरीज़ हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हो। आपको पर मंडे से हर मंडे आप न्यू टारगेट स्टार्ट होता है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं इंग्लिश के लिए। आपका मैथ्स हो गया और जीएस हो गया। इंग्लिश में हमें क्या क्या सोर्स फॉलो करने हैं, तो इंग्लिश में नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक आती है, वो ले सकते हो आप। कोई भी पीवाई की बुक ले सकते हो, किरण पिनाकल जिसकी भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको ले सकते हो। ठीक है, और वोकैब के लिए आपके पास ब्लैक बुक आनी चाहिए, या फिर रूट वर्ड्स वाली बुक, जिसको वोकैब अच्छे से याद नहीं होती है वो रूट वर्ड्स वाली बुक फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास होनी चाहिए।
इसके अलावा एस.पी. बख्शी की बुक आती है, तो देखो ये इंग्लिश मीडियम के लिए, ये हिंदी मीडियम के लिए नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश टू इंग्लिश है। मैं आप लोगों को इसको सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि चाहे कोई इंग्लिश मीडियम से हो हिंदी मीडियम से हो, उसे थोड़ी बहुत हिंदी तो देखनी ही पड़ती है, ठीक है। तो आप अगर ये बुक फॉलो करते हो तो आपका एग्ज़ाम ईजिली से हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपको अलग से क्या करना है, अलग से आपको कॉम्प्रिहेंशन रीड करना है, क्लोज टेस्ट वगैरह ये रीड करने होंगे, ठीक है। इनको अच्छे से समझना होगा। अब इसमें इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से जो मैं आपको आर्टिकल देखती हूँ, आप वहाँ से भी उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़पेपर से रीड नहीं करना। देखो मैं आपको फर्स्टली बता देती हूँ, न्यूज़पेपर से कुछ रीड नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। बट जिसको अच्छा लगता है पढ़ने में वो कर सकता है, ठीक है। बट मैं नॉर्मली किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि वो न्यूज़पेपर पढ़े, क्योंकि ये यूपीएससी के लिए होता है। आपको सीजीएल के लिए करना तो देखो थोड़ा टाइम लग जाएगा, और 6 मंथ का हमारे पास टाइम है, तो इतना मंथ्स टाइम भी नहीं है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें। हम इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से काफ़ी अच्छा अपने कॉम्प्रिहेंशन को, क्लोज टेस्ट को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, वोकैब को भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का सिलेबस। आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिसके पास जो चीज़ें नहीं है वो कर सकता है, ठीक है। मैथ्स में मैंने आपको बता दिया, आप किसी का पेड कोर्स लेना चाहते हो कुछ भी कर सकते हो। बाकी मैं टारगेट्स में आपको सिर्फ फ्री वीडियो जो होती है वही आप लोगों को लिंक शेयर करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप फ्री भी दे सकते हो तो फ्री कर सकते हो, बाकी आप किसी का पेड कोर्स ले सकते हो सीजीएल के लिए तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में देखो बहुत सारे हैं, जैसे रानी मैम हुई, नीतू मैम है, तरुण ग्रोवर सर हैं, जयदीप सर हैं। तो आपको अगर उनका कोर्स लेना है तो कोर्स भी ले सकते हो। बट देखो कोर्स रिकॉर्डेड वाला लेना, लाइव कोर्स मत लेना, क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या होगा, जो मैं आपको टारगेट में दूंगी तो वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में अवेलेबल होगी और आप उसको ईजिली कंप्लीट कर पाओगे। वरना अगर आप अभी लाइव कोर्स लोगे तो आपका 6 मंथ में कवर नहीं होगा, उसके लिए आपको 1 ईयर चाहिए, ठीक है। तो वो अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम 24 का टारगेट कर रहे हैं। तो सीजीएल 24 को क्लियर करने के लिए आपके पास रिकॉर्डेड बैच होने चाहिए, जितने भी आप लोग, ठीक है। बाकी मैंने आपको मैथ्स में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया। जीएस की देखो, जीएस का थोड़ा बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे वीडियो भी थोड़ी लेंथी हो जाएगी अगर मैं आपको जीएस का बताऊंगी। तो जीएस का एक मैं बेसिक आइडिया दे देती हूँ। आपके पास कोई भी पीवाई की बुक होनी चाहिए जीएस के लिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी पीवाई की बुक है तो बेस्ट है, और आपको उसी की होनी चाहिए, बस पीवाई की बुक होनी चाहिए। ब्लैक बुक हो या फिर पिनाकल की हो या फिर आपके पास किरण की हो, किसी की भी हो, बस एक ब्लैक बुक ले लेना। बाकी सब हम यूट्यूब से करेंगे, और खुद के बस नोट्स होने चाहिए। और आप अगर ले सकते हो तो लूसेंट वाली बुक ले सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने आपको बता दी कि सीजीएल की प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या हमारे पास सोर्स होने चाहिए, कैसे कैसे हमें करना है, किस टाइप से हमारा एग्ज़ाम आता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप देखते हो कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो डेली आपको 50 से 30 वोकैब करनी है, ठीक है। डेली लर्न करनी है, ओके। इसमें आपके क्या क्या हो गए, इसमें आपके ईडियम्स हो गए, वन वर्ड्स हो गए, सनोनियम्स हो गए, और एंटोनियम्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी इसमें, ठीक है। तो आपको डेली का अपना टारगेट्स बनाना है कि 50 से 30 वोकैब मुझे करनी है। जो खुद से सेल्फ से करना चाहते हैं ये मैं उनके लिए बता रही हूँ, बट जो टारगेट्स फॉलो करेंगे तो उनके लिए देखो टारगेट में होगा तो उन्हें वहाँ से करनी है। बट ये जो टारगेट्स नहीं फॉलो करते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ उन्हें कैसे करना है, ठीक है। फिर उन्हें ग्रामर्स में क्या क्या करना है, तो ग्रामर्स में देखो रूल्स पढ़ने हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। बस टारगेट ये रखना कि आपके रूल्स जो भी है आप 45 डेज में 15 चैप्टर्स कवर कर लो, क्योंकि 15 चैप्टर्स होते हैं ग्रामर के, ठीक है। तो आपको बस ये करना है कि आपके 45 डेज में 15 चैप्टर्स कवर हो जाए, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, और आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। और जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना बेनिफिट होगा। और जो क्वेश्चन आपको न्यू लगता है, जैसे कोई क्वेश्चन है ये न्यू है, तो आपको उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है, ठीक है। और जितने ज़्यादा आप अपने कम नोट्स बनाओगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट है ग्रामर्स के लिए। सिर्फ 3 से 4 पेज में हमारी ग्रामर्स कवर होनी चाहिए, आपको सिर्फ ये टारगेट लेके चलना है, ठीक है। अब आ जाते हैं पीवाई की बुक से क्या होगा। तो पीवाई की बुक से आपको देखो इंग्लिश में क्या क्या करना है, तो मिक्स एरर करनी है, ठीक है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करनी है, फिलअप करना है,
और एक्टिव पैसिव करने हैं आप लोगों को, एक्टिव पैसिव करने हैं, ठीक है। और आपका हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं और वोकैब करनी है। वोकैब ये बाद में करते हैं जब हमारी ब्लैक बुक की कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी को ब्लैक बुक नहीं लेनी है तो वो PYQ से ही कर सकता है, बट मैं सजेस्ट करूँगी आप ब्लैक बुक भी लो, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा सोर्स है एक। और MB पब्लिकेशन की देखो, MB पब्लिकेशन का जो होता है ये प्रैक्टिस सेट होता है, ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट ना आपका सेट वाइज होता है, तो आप इसको विद टाइमर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आप इसे सेक्शनल मॉक के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे सेक्शनल मॉक देना है और मुझे ऑनलाइन नहीं देना, ऑफलाइन देना है, तो आप MB पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, ठीक है। तो वोकैब हो गया। वोकैब में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, वोकैब पढ़ ली हमने, ग्रामर्स पढ़ लिए, फिर हमें इंग्लिश का ये हो गया। और मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में देखो आप लोगों को पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे आपका एक चैप्टर्स कंप्लीट हो गया तो उसके PYQ क्वेश्चन करते रहो हैंड टू हैंड, ठीक है। हैंड टू हैंड कैसे, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा आप दूसरे चैप्टर्स पे चले गए तो इसकी आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, और इसकी आपके PYQ करने हैं। तो ये चैप्टर्स भी आप तक का चलता रहेगा, इसके PYQ हो गए। अब आप आ गए थर्ड चैप्टर्स में, तो इसकी थ्योरी पढ़नी है और सेकंड वाले चैप्टर्स के PYQ करने हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको टारगेट्स बना के चलना है कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या क्या आता है, एक बार मैं आपको इंग्लिश का भी बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या आता है आपका सिलेबस में। GS वगैरह का मैंने बता दिया है, एक बार इंग्लिश का आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या आता है, जैसे 1 वर्ड्स हो गए आपके, 2 1 वर्ड्स आएंगे, स्पेलिंग चेक करने के लिए आती है तो वो 2 हो गए, सिनोनियम्स आ गए, 2 सिनोनियम्स आते हैं, एंटोनियम्स हो गए, 2 एंटोनियम्स आते हैं, ईडियम्स फ्रेज हो गए, 2 आते हैं। तो वोकैब से आपका कितना पोर्शन कवर हो गया, वोकैब से आपके 10 नंबर कवर हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रामर में। ग्रामर में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ग्रामर में एरर हो गया, 2 नंबर के आते हैं, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, 2 आते हैं। फिलअप हो गया, 2 आते हैं। एक्टिव पैसिव हो गया, 1 से 2 आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, ये भी 1 2 आते हैं, ठीक है, 1 से 2 ही मान लो। तो ग्रामर से आपके कितने क्वेश्चन हो गए, ग्रामर से आपके 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये 5 नंबर के आते हैं, ठीक है। यहाँ पे PQRS भी मिलेगी आपको, ये भी 1 से 2 आते हैं, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन हो गया तो कॉम्प्रीहेंशन भी आपको 6 से 7 नंबर्स का मिलेगा। तो ये टोटल हमारे एक्स्ट्रा ये इतने मार्क्स हो गए, ठीक है। सत्रह नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपके हमारे जो क्लोज टेस्ट रीडिंग से होते हैं ये वे हो गए, ये ग्रामर्स का पार्ट हो गए और ये हमारा वोकैब्स का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको लिमिटेड सोर्स फॉलो करना है, लिमिटेड बुक और लिमिटेड सोर्स, ठीक है। इसके साथ अपनी आपको प्रिपरेशन करनी है, इंग्लिश की हो चाहे मैथ्स की हो या फिर रीजनिंग की हो, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको माइंड में रख के चलना है कि हाँ मुझे इनके थ्रू अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आप 4-5 बुक इंग्लिश की ले लो, 3-4 बुक मैथ्स की ले लो, तो वो कवर नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक बुक लो और उसी को पढ़ो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मॉक टेस्ट दो, रिवाइज करो, सारी चीज़ें करो। पढ़ना कैसे है, सब कुछ कैसे करना है, वो सब टारगेट सीरीज में होगा, ठीक है। तो ये 20 मार्च से स्टार्ट होगी। जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। टारगेट आपको रात को ही मिल जाया करेंगे 12 बजे तक। अगर किसी वजह से नहीं आते हैं तो मॉर्निंग में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ऐसा होता नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं, 2 से 3 बार ही ऐसा होता है। अगर आपको लगता है आप कंसिस्टेंसी के साथ रह पाओगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। बुक कैसे फॉलो करनी है, कैसे करना है, सारी चीज़ें वो सब उसमें होगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, आपको 180 डेज कंसिस्टेंसी के साथ रहना है। अगर आपका कोई टारगेट छूट जाता है तो संडे का डेज होता है जिसमें आप लोगों को मॉक्स देने होते हैं, ठीक है, और रिवाइज के लिए भी होता है। तो यहाँ पे आप अपना जो भी आपका बैकअप छुटा हुआ होता है टारगेट से वो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ये सारी चीज़ें। करना कैसे है, सब कुछ कैसे होगा, वो सब हमारे 180 डेज टारगेट सीरीज में होगा कवर, ठीक है। तो इसका आपको बिल्कुल भी
कोई वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी देखो मैंने CPU की चलाई हुई थी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी इंप्रूवमेंट भी हुआ है, काफ़ी बच्चों के डाउट्स भी क्लियर होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के डाउट्स क्लियर नहीं होते, सब चीज़ें क्लियर होती है, सब कुछ फ्री में है, आप लोगों को सिर्फ करना है। ठीक है, मेरा मोटिव सिर्फ यही है। जो बच्चे बार बार प्रिपरेशन करते हैं कि इनका नहीं हो पाता तो बहुत रिग्रेट फील होता है। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंसी के साथ आपको लेके आना है, आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, मेरे लिए नहीं खुद के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। आपका फिर भी इस वीडियो के देखने के बाद आपका कोई डाउट्स वगैरह रहता है तो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जर्नी विद आयुषी। आपका टारगेट 20 मार्च से स्टार्ट होगा सीजीएल के लिए। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, आपके पास काफ़ी डेज है, 1 से 2 दिन मैंने आप लोगों को दिया है आपको सोचने समझने के लिए कि आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यूट्यूब पे किसी की भी वीडियोस देख सकते हो, बाकी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ मेरे को एक्स्ट्रा देखना है तो आप देख सकते हो। देखो ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसको बनाया है। बाकी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। ठीक है, सब कुछ फ्री होता है, PDF भी दी जाती है, आपको लिंक भी दिया जाता है वीडियो का। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन होती है, बुक्स कैसे पढ़नी है, कि क्या चीज़ें करनी है, सब कुछ होता है। ठीक है, एवरी संडे आपका रिवीजन के लिए होता है। तुम्हारे पर्सनल डाउट जितने भी होते हैं वो सब कुछ सोल्व करती हूँ मैं। ठीक है, रिप्लाई देती हूँ सभी का। टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, वहाँ पे भी सभी का रिप्लाई होता है। ठीक है, तो इसलिए जिसलिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ो। ठीक है, डायरेक्शन से बचो, ये जो रील्स वगैरह देखते हो उन सब के लिए, तो इसलिए मैं आपको टारगेट सीरीज प्रोवाइड करा देती हूँ। बाकी जो इस अच्छे से फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जर्नी विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं 20 मार्च को अपने फर्स्ट डे के टारगेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।